डियर एस्पिरेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप एग्ज़ाम के लिए एकदम तैयार होंगे। और एग्ज़ाम 2 दिन बाद होने वाला है, 12th ये जून को होने वाला है, तो आप इसके लिए तैयार होंगे। चलिए समझते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर लेते हैं। जल्दी जल्दी बात करेंगे, बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दिस इज एक्चुअली मेरे लास्ट मिनट करंट अफेयर्स है, जिसको आपको एक निगाह में केवल देख के जाना है, एक नज़र में देख के जाना है, जिससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। बहुत जल्दी ही इस लेक्चर को हम ख़त्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो भारत की पहली 3D नेत्र चिकित्सा सुविधा कहाँ उद्घाटन हुआ है इसका। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके हो जाएगा यहाँ पर चेन्नई। अब थोड़ा यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि ये दरअसल है क्या। देखते हैं 3D क्या है। जैसे आप देखते होंगे ये दिस इज एक्स एंड वाई, तो ये क्या हो गया 2D हो गया। अब इसमें जब एक और डायमेंशन जोड़ दिया गया दैट इज जेड, तो ये हो गया 3D। इस तरह से देखेंगे तो अब 3D में बेनिफिट क्या होता है। जैसे कि आप कहीं पे देखेंगे, जब आप नेचुरल अपनी आई से देखते हैं तो वो 2D में होता है। जैसे कोई आप देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो अगर दो आदमी एक सीट में एक दूसरे के सामने आके खड़े हो जाते हैं। जैसे कई बार आप सॉन्ग देखते होंगे तो बहुत सारे लोग एक के पीछे खड़े रहते हैं, फिर सॉन्ग स्टार्ट होता है तो सब अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं, तो बहुत सारे आदमी निकल के बाहर आ जाते हैं। लेकिन 3D में क्या होगा, 2D में लोग देख नहीं पाते हैं। जैसे कि आप अगर कुछ लोग थोड़ी थोड़ी दूरी पे खड़े हैं और वो फोटो पिक्चर ले रहे हैं, तो जब आप पिक्चर आएगी 2D में तो वो लगेगा कि एकदम जस्ट बगल बगल खड़े हैं या पास में ही खड़े हैं। लेकिन 3D का ये कमाल है कि अगर 3D में दो लोग खड़े हैं, आगे पीछे खड़े हैं या फिर जस्ट एक पीछे एक खड़े हैं, तो वहाँ पर 3D में ये चीज़ दिखेगा। 3D एकदम ऐसे होती है जैसे कि आप उस पिक्चर पे एक्चुअल में खड़े हों। तो आप कभी 3D मूवी भी जाके देखे होंगे तो आपको कुछ आइडिया होगा 3D कैसी होती है। तो यहाँ पर 3D प्रिंटिंग तो आप जानते ही हैं, आजकल 3D प्रिंटिंग का ज़माना आ गया है। हर चीज़ को 3D प्रिंट किया जा रहा है, पिक्चर को प्रिंट किया जा रहा है। कई आज तो ये भी हो रहा है कि 3D प्रिंटिंग के माध्यम से घर भी बन रहे हैं। तो ये एक बहुत अमेजिंग टेक्नोलॉजी है और इसके आ जाने से बहुत ज़्यादा युगांतकारी परिवर्तन होने की संभावना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हेल्थ में इसका क्या यूज है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब हेल्थ में इसका यूज देखेंगे, जैसे आँख में ही देखना है, अगर जैसे कोई मान लीजिए यहाँ पर देखिए MRI दिया जा रहा है। अभी MRI या फिर जो CT स्कैन या फिर अल्ट्रासाउंड ये सब आप कुछ करवाते हैं, ये 2D में रहता है। ये नॉर्मली आप उसको बदल के नहीं देख सकते हैं। जब आपको पिक्चर मिलती है, फोटो मिलती है, तो 2D में रहती है, आप उसको ज़्यादा इधर उधर नहीं कर सकते हैं, सामने से ही देख सकते हैं। अब डिजिटल में जब 3D आ जाएगी तो अगर आप एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI या फिर कुछ भी करा रहे हैं तो आपको हर तरीके से, हर एंगल से आपकी देखा जा सकता है। अभी क्या है, बहुत सारे पिक्चर्स बनाने पड़ते हैं कि हर एंगल से पिक्चर्स बनाने पड़ते हैं। उसके बाद 3D में क्या होगा, एक दो पिक्चर्स रहेंगे, उसको हर एंगल से आप देख सकते हैं। जैसे 3D होलोग्राम भी बनाए जाते हैं। जी बहुत अमेजिंग टेक्नोलॉजी होने वाली है। उम्मीद करते हैं आपको 3D के बारे में आइडिया लग गया हो। अगर आप 3D नहीं जानते हो तो एक बार टॉकीज में जाके या फिर थिएटर में जाके आप 3D मूवी देख सकते हैं। 3D मूवी देखने के बाद आपको पूरी तरह से आइडिया लग जाएगा कि 3D क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि रानी गैडिनल्यू, एक बार इसको हम लिख देते हैं। ये दरअसल कुछ अजीब रहता है। ये है गैडिनल्यू, इस तरह से इंग्लिश में भी लिख देते हैं रानी गैडिनल्यू। ये रानी गैडिनल्यू स्वतंत्रता संग्रहालय की नींव रखी गई है। कहाँ रखी गई है, मणिपुर में। अब यहाँ पर आपको थोड़ा बता दें, ये अपने फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड है। मतलब ये फ्रीडम फाइटर रही थी। ये 13 की उम्र में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुई थी। ये गांधीवादी तरीके से शामिल हुई थी, गांधीवादी ये कदमों पर चलती थी। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जदो नांग, जो कि हरका पंथ आंदोलन था, उसका नेतृत्व कर रहे थे। इनकी मृत्यु के बाद रानी गैडिनल्यू को इसका नेतृत्व करने के लिए मिला गया। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, अब यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये लिखा हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू का जो मैटर है, जवाहरलाल नेहरू और ये रानी की उपाधि दी। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रानी गैडिनल्यू को रानी किसने कहा या फिर रानी के नाम से किसने संबोधित किया। तो वहाँ पर गांधी जी का नाम आ जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का आ जाएगा और जवाहरलाल नेहरू का आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे एक जनजाति थी काली पराज, उसका नाम बदल के रानी पराज कर दिया गया था, वैसे यहाँ पे गैडिनल्यू का नाम रानी गैडिनल्यू कर दिया। तो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है कि यहाँ पूछे जाते हैं। तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू का नाम आपको याद करके रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वीर बाल दिवस की मतलब मनाने की घोषणा कब की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 26 दिसंबर को। मैटर क्या है, यहाँ पर देखिए 26 दिसंबर को जो अंतिम गुरु सिख गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों साहिबजादे के साहस को श्रद्धांजलि देने के लिए वीर बाल पुरुष ये मनाया गया है। अब इसको आप एक बार डिटेल इसका पढ़ लीजिएगा, क्या है कैसे है। अब हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसीलिए हमने पूरा डिटेल आपके सामने अवेलेबल करा दिया है कि साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बारे में या फिर गुरु गोविंद सिंह के बारे में क्या मैटर था, इनका धार्मिक मैटर क्या था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप इसको जाकर लर्न कर सकते हैं, देख सकते हैं, कहानी को पढ़ सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अभी देखिए एग्जाम में केवल ये पूछा जाएगा वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, या फिर वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा किसने की, या फिर किस तारीख को की। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर तो आपको ईजिली इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रेलवे सुरक्षा बल खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिशन लॉन्च किया गया। तो मिशन अमानत। यहाँ आप देख रहे होंगे कि आपके सामने आंसर पहले ही लिखा हुआ है। तो यहाँ दरअसल आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उसकी ट्रिक को आपको समझना है, न कि आंसर आपके सामने। आंसर मैंने इसलिए सामने लिख दिया क्योंकि ये लास्ट मिनट करंट अफेयर है, 2 दिन बाद एग्जाम होने वाला है, तो फिर ज़्यादा वीडियो को खींचना या फिर सस्पेंस बनाना कि इसका ऑप्शन क्या होगा, एक बार आप सोच के रखिए, सोच के देखिए। अब इतना सोचने समझने का टाइम नहीं रह गया, आप बस जल्दी से उसका आंसर देखिए, डिटेल देखिए, 1-2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए कि घुमा के पूछा जाए तभी आप उसका आंसर दे सकें। अब यहाँ देखिए रेलवे ने जो खोए हुए सामान की सुरक्षा के लिए मिशन लॉन्च किया है, मिशन अमानत। अभी क्या है, बहुत बार आप भी अगर ट्रेवल करते होंगे रेलवे में तो जल्दी जल्दी में उतरने के चक्कर में या फिर ढेर सारे सामान रहते हैं, कोई सामान छूट जाता है, तो जब कैटरिंग वाले आते हैं या फिर केयर टेकर आते हैं हटाने के लिए, चद्दर हटाने के लिए, तो उनको सामान मिल जाता है। तो अब कंप्लेन करते हैं, तब तक में रेलवे दूसरी जगह निकल चुकी होती है, फिर वो दोबारा लौट चुकी होती है, खाली हो चुकी होती है। कई बार आप बीच में ही स्टेशन में उतरते हैं, फिर भी अपने सामान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए रेलवे ने ज़रूरत समझा और मिशन अमानत को लॉन्च किया। इस तरह से बहुत सारे मिशन हैं, बहुत सारे मिशन हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो इनको आपको थोड़ा, जैसे कि एक आस्क दिशा करके एप्लीकेशन है, वो भी रेलवे से रिलेटेड है। और ये भारतीय सेना ने भी कोविड के टाइम पे ऐसे कई सारे एप्लीकेशन चलाए हेल्थ के लिए। तो ये सब आप एक गूगल करिए, गूगल से सर्च करिए, और इस तरह की जितने एप्लीकेशन हैं, जितनी सुविधाएं हैं, जितने पोर्टल हैं, इनको आप डिटेल में लिख के रखिए और इनमें कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए आप एक नोट्स भी बना के रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, पिग हार्ट ट्रांसप्लांट। पिग मतलब सुअर। दरअसल हमारे देश में बहुत ज़्यादा या फिर दुनिया में जो साइंस बहुत ज़्यादा आगे जा रही है, तो यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी सर्च की जा रही है कि अगर आदमी कुछ चीज़ों का ट्रांस, जैसे क्या है कि बहुत सारे लोगों को हार्ट की ज़रूरत होती है, लंग्स की ज़रूरत होती है, किडनी की ज़रूरत होती है, लीवर की ज़रूरत होती है, तो डोनेशन में अभी उतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं है, लोग डोनेट नहीं करना चाहते। कई बार लोग डोनेट करते हैं या फिर ये रहता है कि मरने के बाद डोनेट करेंगे, तो टाइम पे उनकी बॉडी अवेलेबल नहीं हो पाती, या फिर उनके गार्जियन, उनके घर वाले फिर मना कर देते हैं देने से कि हम अंतिम टाइम में ऐसा वैसा बताते हैं अपना। तो बहुत ज़्यादा मतलब शॉर्टेज रहती है इस चीज़ की कि लंग्स, ये जो अंग हैं, बॉडी के पार्ट हैं, तो इसमें बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। अभी बहुत लोग वेटिंग में पड़े रहते हैं, बहुत लोगों का जीवन खराब जा रहा है। तो ऐसे में वैज्ञानिकों ने अब ये सुविधा तलाशने की कोशिश की है कि बंदरों से कुछ मिल जाए या फिर पिग से मिल जाए या फिर कहीं से भी। लगातार ट्रायल चलते रहते हैं कि किसी का हार्ट किसी में, किसी का लंग किसी में, और किसी की किडनी किसी में लगा के ऐसे, या फिर मांस को ही यूज करते रहते हैं, फैट को यूज करते रहते हैं कि अगर मान लीजिए कि अवेलेबल नहीं हो पा रहा है फैट, या फिर स्किन नहीं अवेलेबल हो पा रही है, तो किसकी स्किन ह्यूमन में जोड़ी जाएगी। तो दरअसल ह्यूमन पे ये एक जो डिपेंडेंसी है उसको ख़त्म करने के लिए जानवरों पे भी इसका ट्रायल चल रहा है। तो उसी क्रम में यहाँ पर पिग हार्ट ट्रांसप्लांट को अमेरिका में अंजाम दिया गया है। तो और वहाँ पर यह किया गया कि पिग जो हार्ट था उसको आदमी के हार्ट में ट्रांसप्लांट किया गया, और उनका नाम था डेविड वेनेट। अब यहाँ पर क्वेश्चन 2 तरीके से बन सकता है कि डेविड वेनेट किस देश के निवासी हैं, या फिर पहली बार पिग हार्ट ट्रांसप्लांट कहाँ किया गया, या फिर किसके ऊपर किया गया। तो 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको आप ठीक से याद करके रखिएगा, आने की पूरी संभावना है। यहाँ पर देखिए इसरो को नए चीफ मिल गए हैं, तो इसरो को नए चीफ मिल गए हैं, तो ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप इसको भी लर्न करके चलिएगा। अभी तक क्या था, के सिवन थे, के सिवन को अब उनके कार्यकाल का एक्सटेंशन भी दिया गया था, लेकिन अब इस समय एस सोमनाथ को नया इसरो का चीफ बनाया गया है, परमानेंट चीफ बनाया गया है। तो यहाँ पर थोड़ी सी देख लेते हैं इसरो के बारे में। इसरो का फुल फॉर्म आपको बता देते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लिख देते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर देखिए जो रिसर्च की स्पेलिंग है, कई बार लोग REASERCH लिखते हैं, नहीं RESEARCH। कई बार स्पेलिंग भी UPPSC एग्जाम में आता है कि स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए, या फिर ग्रामर से रिलेटेड आती है, तो आप इसको भी यहाँ पर करेक्ट करके रखिए, जान के देखिए, रिसर्च की स्पेलिंग भी ध्यान रखिए। अब थोड़ा देखते हैं इसरो के बारे में, या फिर सोमनाथ के बारे में पहले देख लीजिए। सोमनाथ ने PSLV GSLV के इंजन डेवलपिंग में अपना रोल निभाया, और वहाँ पर इसरो के बारे में, इसरो के गठन 1969 में किया गया, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में बनाया गया। ये सब कुछ फैक्ट्स हैं, हालांकि एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आपको जानकर रखना चाहिए, आपकी देश की एजेंसी है, आपको साइंस के बारे में जागरूक रहना चाहिए। हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि आपका कर्तव्य है कि इसके बारे में आप जागरूकता रखें, जानकारी रखें, या फिर साइंस के प्रति लोगों की जो भ्रामक धारणा है उसको ख़त्म करें, इसको आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पर देखिए बाकी जो इसरो की उपलब्धियां हैं इसको आप देख लीजिएगा, इतना बताने का टाइम नहीं है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, आपके पास टाइम रहेगा, जिस हिसाब से आपको सुविधा रहे उस हिसाब से कर सकते हैं। बाकी हमने कंटेंट पूरी तरह से अवेलेबल कराया है, कंटेंट में कोई कमी नहीं है, कंटेंट की जेन्युइन, पूरी तरह जेन्युइन में कोई फ़र्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एकदम असली मान के चलिए।
हमारे रिसोर्सेज ऑथेंटिक हैं, तो बिल्कुल आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस जगह पर कि आगामी मिशन क्या है इसरो के। तो इसरो ने 2023 में गगनयान लॉन्च करने की बात की है। चंद्रयान 3 2022 की तीसरी तिमाही के दौरान लॉन्च करने की संभावना है। दरअसल कुछ मिशन है कि जैसे चंद्रयान 3 मिशन ये खिसक रहा है बार बार कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से या फिर कोविड की वजह से, तो फिर भी इसरो ने बहुत सारे कीर्तिमान हासिल किए हैं। आपको इसरो के बारे में, डीआरडीओ के बारे में, इस तरह की जो भी एजेंसीज़ हैं उनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए, वैज्ञानिकों के बारे में थोड़ा सा रुचि रखना चाहिए, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप इनको सर्च करेंगे। बाकी हमने खुद ही इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल कराई है कि ज़्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे मिल जाएगी। अगर आप कुछ और चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं तो सर्च कर सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18th कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ मनाया गया या फिर कहाँ शुरू किया गया? तो मणिपुर। देखिए यहाँ हमने ये क्वेश्चन मैंने खुद से जनरेट किए हैं, तो हमने यहाँ पर ये ध्यान रखा कि नॉर्थ ईस्ट को हमने पूरा फोकस दिया, क्योंकि गवर्नमेंट में इस समय नॉर्थ ईस्ट पे फोकस किया हुआ, नॉर्थ ईस्ट पे या फिर जम्मू कश्मीर के ऊपर। तो यहाँ पर जो योजनाएं चल रही हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट पे जो काम चल रहे हैं, या फिर जाओ वहाँ फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं, या फिर सिस्टर सिटीज़ को बनाया जा रहा है, या फिर देखो अपना देश घूमो अपना देश, इस तरह के बहुत सारे चल रहे हैं, प्रोग्राम चल रहे हैं, या फिर इनक्रेडिबल इंडिया के तहत जो प्रोग्राम चल रहे हैं, तो उसमें नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी की बात चल रही है। नॉर्थ ईस्ट को पूरे भारत से कैसे कनेक्ट किया, क्योंकि वो बहुत सारे टाइम से कटा हुआ रहता है या फिर मेन लैंड से वो थोड़ा बाहर है, तो इसलिए गवर्नमेंट का इस पर फोकस है। तो आपको भी इस पर ध्यान रखना है कि आपको भी इस पर फोकस बना के रखना है। जैसे कि क्वेश्चन इस तरफ से बहुत सारे बनते हैं क्वेश्चन, अभी यूपीएससी एग्जाम हुआ था उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन बने थे, यहाँ भी बनने की पूरी संभावना है, तो अब इसको भी ध्यान करके रखिए। अभी देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक के मामले में नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि किसको अध्यक्ष बनाया गया है, मतलब कि एक समिति बनाई गई है कि अभी पंजाब में प्रधानमंत्री गए हुए थे, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने उनके रास्ते को रोक दिया, काफिले को रोक दिया, जो कि प्रोटोकॉल में नहीं रहता है कि एनएसजी रहती है, एसपीजी रहती है, ये सब आईबी राय इन सब का काम रहता है कि वो किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री के ऊपर आँच ना आने पाए, या फिर उनके काफिले में कोई दिक्कत ना हो, कोई अटैक ना हो, खुफिया जानकारी में कोई लीक ना हो। तो लेकिन फिर भी इतनी सावधानी बरतने के बावजूद वहाँ पर रास्ता रोक लिया गया और प्रधानमंत्री लगभग काफ़ी देर तक वहाँ खड़े रहे। तो ये सुरक्षा चूक बहुत बड़ी चूक थी, क्योंकि वो हमारे देश के एक तरह से वास्तविक हेड माने जा सकते हैं, और सुरक्षा, और वो पाकिस्तान बॉर्डर से काफ़ी करीब था जहां इनका काफिला रोका गया था। तो ये सिक्योरिटी के लिहाज से काफ़ी मुश्किल काम था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये दुर्भाग्यजनक बात कह सकते हैं, हो सकती है। तो यहाँ पर जो अध्यक्ष बनाया गया है समिति का, इंदुर मल्होत्रा को बनाया गया है। ये समिति बनाई गई है, जांच करेगी कि कहाँ पे गलती हुई है या फिर कौन जिम्मेदार है, पंजाब पुलिस जिम्मेदार है, पंजाब गवर्नमेंट जिम्मेदार है, या फिर एसपीजी कौन जिम्मेदार है, इसकी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। तो ये इंदुर मल्होत्रा समिति के बारे में आपको जानकर रखना है। अदर अब यहाँ पर एक ये भी हो जाता है कि मान लीजिए इंदुर मल्होत्रा समिति के बारे में या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा गया, या फिर और कोई क्वेश्चन पूछा गया, या फिर आरबीआई से रिलेटेड कोई समिति बनाई गई है, या फिर कहीं भी समिति बनाई गई है, वहाँ पे इंदुर मल्होत्रा का नाम आएगा, तो कम से कम आपको ये आइडिया रहेगा कि इंदुर मल्होत्रा दूसरी समिति की मेंबर थी। तो वहाँ पे आप एलिमिनेट करने में आपको आसानी होगी। तो कोई भी जानकारी आपको नुकसान नहीं करेगी, जानकारी कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगी, एलिमिनेशन मेथड में बेनिफिट करेगी, कहीं भी आपको कर सकती है। तो कोई आप टेंशन ना लीजिए कि क्वेश्चन नहीं फंस रहा है तो आपको गलत हो जाएगा या फिर टाइम वेस्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं। जानकारी है, बहुत सारे स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं, यूपीएससी एग्जाम होते हैं, मेंस के एग्जाम होते हैं, तो हर जगह आपको कम से कम इतना तो आइडिया रहेगा कि अगर ये इसमें नहीं हो रहा है तो एलिमिनेट हो जाएगा, कि कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है। 50-50% की सिचुएशन आ जाती है, तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 10th नंबर, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा किस देश ने की है? अब देखिए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल क्या है। ब्रह्मोस नाम ही पहले समझ लीजिए, ब्रह्मोस मतलब भारत और रूस के बीच के साझेदारी है। ब्रह्मोस में इधर ब्रह्मपुत्र और उधर मास्कोवा एक नदी है रूस की, तो दो नदियों के नाम को मिला के ब्रह्मोस नाम रखा गया है। ये एक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल दरअसल बैलिस्टिक मिसाइल होती है, जैसे मिसाइल को एक बार छोड़ दिया तो जहाँ उसका जो एंगल दिया उस पर जाके गिर जाएगी। लेकिन क्रूज मिसाइल में क्या है, क्रूज मिसाइल का आप पथ बदल सकते हैं। जैसे क्रूज मिसाइल ऐसे जा रही है टारगेट, मान लीजिए क्रूज मिसाइल जा रही है टारगेट, अपना रास्ता बदल दिया तो क्रूज मिसाइल भी अपना रास्ता बदल देगी। ऐसे उल्टा सीधा, ऐसे पीछे भी आ सकती है, फिर आगे जा सकती है, तो कहीं भी क्रूज मिसाइल जा सकती है। एक तरह से कह लीजिए कि अंडर कंट्रोल होती है क्रूज मिसाइल। अदरवाइज जैसे आप बंदूक से गोली चलाते हैं तो एक बार गोली चल गई, या फिर तोप से गोला चलाते हैं तो एक बार गोला निकल गया, तो फिर अपने जो आप प्रोजेक्टाइल दिए रहेंगे, जो एंगल दिए रहेंगे, उस पर ही जाके वो गिरेगा। लेकिन क्रूज मिसाइल में ऐसा है, क्रूज मिसाइल अपने से कंट्रोल की जा सकती है कि चाहे तो आप लौटा सकते हैं। अभी एक मैटर हुआ था कि भारत की क्रूज मिसाइल गलती से ब्रह्मोस मिसाइल ही पाकिस्तान के एरिया में एंटर कर गई थी और काफ़ी अंदर तक चली गई थी।
दरअसल उसमें कुछ मालवेयर आ गया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। अदरवाइज ये क्रूज मिसाइल होती हैं जो कि पूरे अंडर कंट्रोल में होती हैं, आप इसको कहीं भी भेज सकते हैं, घुमा सकते हैं। अभी तक आप जानते होंगे मिसाइल एक बार चलती है तो फिर जाके गिरेगी ही, लेकिन क्रूज मिसाइल में ऐसा नहीं है। क्रूज मिसाइल जब चलती है तो उसके पथ को, उसके मार्ग को, उसके रूट को अपने हिसाब से कंट्रोल किया जा सकता है, बदला जा सकता है, या फिर उसको कहीं से ब्लास्ट करा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप ही जाके ब्लास्ट होगी। तो उम्मीद करते हैं आप क्रूज का मतलब समझ गए होंगे क्या है। और फिलीपींस देश को बेचने की बात चली है। दरअसल भारत बहुत दिन से इंपोर्ट में, या फिर कह सकते हैं नंबर वन पे रहता है, या फिर जीडीपी का बहुत ज़्यादा परसेंट जो खर्चा होता है वो हथियार खरीदने में चला जाता है। तो भारत सरकार ने ये डिसाइड किया कि हम मैक्सिमम चीज़ों को विदेशों से खरीदना बंद करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट के बजाय हम एक्सपोर्ट कंट्री बनेंगे, हथियारों के आर्म्स से एक्सपोर्ट कंट्री बनेंगे, हम हथियारों को बेचेंगे। तो उसी क्रम में भारत ने मिसाइल बेचने की बात की है, क्रूज मिसाइल, ये ब्रह्मोस मिसाइल बेचने की बात की है फिलीपींस को। अब इसके बारे में जो डिटेल है आप इसको देख सकते हैं, जान सकते हैं, अपने टाइम के हिसाब से आप इसको लर्न कर सकते हैं। और पॉइंट है जहाँ पर आप इसको कुछ नोट डाउन भी कर सकते हैं जो आपको लगे कि हाँ ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान पर आधारित है पासपोर्ट की पेशकश किसने की है? किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है? भारत दरअसल इसमें ई गवर्नेंस पे पूरा फोकस कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा है, ऑनलाइन वीज़ा दे रहा है, ऑनलाइन टूरिस्ट वीज़ा दे रहा है, हर चीज़ को ऑनलाइन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर ई पासपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान के माध्यम से क्या है, देखते हैं किस देश ने प्रोवाइड किया। तो यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारत। चलिए यहाँ आप रेडियो फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे तो जैसे देखेंगे कि आप मॉल में जाते हैं तो वहाँ आरएफआईडी लगी रहती है, या फिर फास्टैग में आरएफआईडी लगी रहती है, या फिर कई बार जो चाबियाँ होती है उसमें आरएफआईडी लगी होती है। आरएफआईडी क्या है कि पास से, दूर से, या फिर कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं वहाँ से कनेक्ट हो जाती है। तो दूर से ही आप जान सकते हैं। देखिए उत्पाद, पशु, व्यक्ति रेडियो तरंगों के इस्तेमाल से पहचान करने, ट्रैकिंग करने और इन सब में यूज़ किया जाता है। जैसे जंगलों में भी आरएफआईडी लगा दी जाती है तो पहचान किया जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है कौन सा जानवर कहाँ है, चीज़ों को ट्रैक किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने दुनिया का पहला भू पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया है? अब देखिए जो अजीब काम हो रहे हैं आजकल, चाइना ने इसका जिम्मेदारी उठा रखा है, तो उसने इस उपग्रह लॉन्च किया है, चाइना इसका आंसर हो जाएगा। डिटेल आज इसमें जाके पढ़ सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने 2 योजनाएं जन सेवक और जन स्पंदन की शुरुआत की है? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। हम इस क्वेश्चन को केवल इस वजह से डाले हैं कि यूपी जो एग्जाम है, यूपी स्पेशल से उतने क्वेश्चन नहीं पूछता है। कई बार जो अदर स्टेट के एग्जाम होते हैं तो वहाँ हम इतना प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि भाई ये अगर योजना पूछी गई तो जाहिर सी बात है उसी स्टेट की योजना। लेकिन यूपी में क्या होता है कि यूपी में नेशनल लेवल के करंट पूछे जाने लगे हैं आजकल, योजनाएं भी पूछी जाती हैं तो दूसरे स्टेट की पूछ ली जाती हैं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं पूछ ली जाती हैं। तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को रखा है कि आप ये ना समझें कि जैसे ही यूपी पीसी के पेपर में कोई भी योजना आती है तब तुरंत आँख बंद करें और उत्तर प्रदेश ऑप्शन का टिक कर दें। ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश ने अपनी ये ट्रिक बदल दी है और दूसरे स्टेट की योजनाओं को भी इसमें जगह देने लगे हैं, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा इस जगह पर। नेक्स्ट देखते हैं, कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए सीएससी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये योग्यता ऐप लॉन्च किया है, तो आप इसको याद रखिए। अब अभी हम आपको पहले भी बताए थे कि इस तरह से एप्लीकेशन, पोर्टल और जो भी चीज़ें हैं लॉन्च होती हैं फैसिलिटी, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है 1-2 बार। अब देखिए ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ बनाया गया है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा सऊदी अरब। बाकी इसको डिटेल में आप ये देख सकते हैं क्या है, मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि सऊदी अरब ने एक होटल बनाया जहाँ पे ऊँटों को रुकने के लिए, रहने के लिए, फैसिलिटी देने के लिए, या फिर रेस्ट करने के लिए रेस्ट होम बनाया हुआ है। और ये देखिए कीमत लिखी हुई है, कीमत तो घटती बढ़ती रहती है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट लेवेंडोस्की। देखिए गेम से यूपीएससी में यूपीपीएससी में क्वेश्चन आते ही हैं, पुरस्कार से क्वेश्चन आते ही हैं। तो गेम, खेल और पुरस्कार दो को आपको एकदम ठीक से लर्न करके जाना है। अभी यहाँ देखिए आपके सामने ओलंपिक भी हुआ था, तो ओलंपिक से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पैरा ओलंपिक हुआ था उससे भी पूछा जाता है, चीन में शीतकालीन ओलंपिक हुए थे उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी बैडमिंटन से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फुटबॉल से भी पूछे जाते हैं, IISF हो गए, या फिर जो टूर्नामेंट लीग चैंपियनशिप होती है। तो आपको खेल पर ज़्यादा फोकस करके जाना है और पुरस्कारों पर भी फोकस करके जाना है, क्योंकि इनसे 2, 4, 5 प्रश्न आपको आसानी से मिल जाएंगे और उन्हीं क्वेश्चन के दम पे आप एज पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया? कर्नाटक में मनाया गया। किस देश के वैज्ञानिक धरती पर कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? चाइना ने बनाया है। अब देखिए चाइना ने चंद्रमा क्यों बनाया कि रात में जो स्ट्रीट लाइट लगाई जाती है, रात में बहुत ज़्यादा एरिया को प्रकाशित करना हो तो हाई मास्ट लाइट लगाई जाती है, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है।
तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए चाइना ने कृत्रिम चंद्रमा बनाया हुआ है। रात में उसको दिन में चार्ज करेंगे, सोलर से चार्ज करेंगे, किसी भी तरीके से चार्ज करेंगे और रात में पूरी तरह से वो रोशनी प्रोवाइड कराएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की बचत होगी और बहुत ज़्यादा जो हीट क्रिएट होती है उससे भी बचत होगी, संसाधनों की भी बचत होगी, कोयले की बचत होगी, पॉल्यूशन की भी बचत होगी, पॉल्यूशन भी कम होगा। तो इस तरह से एक बेनिफिशियल वर्क है और भी देश इसकी योजना बना रहे हैं। हो सकता है आगे चलकर अगर ये सफल हो जाएगा तो और भी देश इसको फॉलो करेंगे और योजनाएं बनाएंगे, कृत्रिम चंद्रमा बनाएंगे, जिससे रात में इलेक्ट्रिसिटी की बचत हो, बहुत बड़ी एरिया में रोशनी भी की जा सके एक ही बार में। यहाँ देखिए 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाएगा ये, तो काफ़ी ऊंचाई भी रहेगी, फिर भी काफ़ी ज़्यादा एरिया को कवर करेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? है लखनऊ में। ये देखिए यूपी का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है इस बार 2022 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जियो, यहाँ ये एक्स्ट्रा हो गया है। जियो ने 6G, अभी देखिए 5G का ट्रायल चल रहा है, 4G करंट में चल रही है, 5G का ट्रायल चल रहा है, लेकिन जियो ने एक कदम आगे बढ़ते हुए 6G पर शोध के लिए बात आगे बढ़ानी शुरू कर दी है यूनिवर्सिटी अपोलो के साथ। तो ये यूनिवर्सिटी किस देश की यूनिवर्सिटी है? तो यहाँ पर देखिए आप फिनलैंड की यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आप देखिए फिनलैंड की ओलो यूनिवर्सिटी ने समझौता किया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। अब देखिए यहाँ पर 2-3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? भारत की किस टेलीकॉम कंपनी ने 6G पर ट्रायल शुरू किया है? दैट इज जियो। जियो किस यूनिवर्सिटी के साथ ट्रायल शुरू किया है? यूनिवर्सिटी अपोलो। किस देश की यूनिवर्सिटी के साथ? फिनलैंड के साथ। तो इस तरह से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहाँ देखिए 5G का ट्रायल अभी चल रहा है, हैदराबाद में चल रहा था, एयरटेल द्वारा चलाया जा रहा था। तो 5G टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत ज़्यादा एक तरह से हॉट स्पॉट वाली एरिया है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, मशीन लर्निंग आ जाएगी। तो 5G को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि 5G आने से क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, 5G से बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो उम्मीद है कि बदल जाएंगी। 5G का ट्रायल चल रहा है अभी। 5G से जो एल्टीट्यूड वाली प्रॉब्लम थी वहाँ अमेरिका में, तो अमेरिका में जो वायुयान थे उन पर रोक लगने लगी थी कि उस एरिया में कि जहाँ 5G का ट्रायल चल रहा था, तो ऊंचाई नापने वाला जो यंत्र होता है एरोप्लेन में, उसमें दिक्कत आने लगी थी। तो 5G से कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही हैं, लेकिन बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर भी फ्रीक्वेंसी का मैटर रहता है। जैसे ब्रिटेन ने कुछ कम फ्रीक्वेंसी पे यूज़ किया है, अमेरिका ने कुछ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे उसको यूज़ कर रहा था, तो दिक्कतें आ रही थी। हालांकि ब्रिटेन में भी कोई दिक्कत नहीं है, भारत में भी उसका ट्रायल चल रहा है। तो फ्यूचर में लग रहा है कि 5G अपनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा और जल्दी जल्दी सफल हो जाएगा। तो 6G की भी बात आएगी। अभी भारत में 4G चल रहा है, दुनिया में भी 4G चल रहा है। कुछ लोगों को लगता है बहुत सारी जगह है अमेरिका में 6G चल रहा है, 7G चल रहा है, भारत में 4G चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में इसमें 4G चल रहा है। 5G का ट्रायल हर जगह चल रहा है, 6G की बात चल रही है, 6G पे शोध चल रहा है। तो अब ये मत सोचिएगा कि अभी आपके यहाँ 4G है तो अमेरिका हमसे आगे है तो वहाँ 6G चल रहा होगा, जापान में 8G चल रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, 4G ही हर जगह है। अब तो भारत भी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे हो गया है, शोध संस्थान में भी भारत आगे हो गया, पैसा भी इन्वेस्ट करने लगा है, संस्थाओं को पैसे भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो भारत को आप कम ना आंकिए, भारत भी अपनी दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल होगी। इसी सीरीज में हम और ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियो ले आएंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो ले आएंगे, जिससे कि लास्ट मिनट में आप उसको अच्छी तरह से रिवाइज कर सकें, क्वेश्चन में डीप में जा सके। देखिए हम अपने पढ़ाने में ये चीज़ आपको बताना चाहते हैं कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको मिलता है तो उसको आप गूगल करिए, एक बार आपको क्वेश्चन को गूगल करना ही चाहिए, जिससे आपको पता चले कि इस चीज़ से कौन कौन सी चीज़ें रिलेटेड हैं। या फिर एक बार उसके न्यूज़ सेक्शन में जाकर देखिए क्यों इस मैटर से रिलेटेड कब न्यूज़ आए, कौन कौन सी चीज़ें दुनिया में नई नई हो रही हैं। तो इस तरह से आप, और एक बात और आप ध्यान रखिए कि अगर कोई ऑप्शन बनाया जाता है तो ऑप्शन को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ऑप्शन क्यों बनाया गया है। एक बार ऑप्शन को भी गूगल सर्च करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन से ही हो सकता है बहुत बार जैसे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, तो मान लीजिए 4 ऑप्शन रहते हैं, तो अगले साल पता चले जो 4 ऑप्शन था उसी में एक को क्वेश्चन बना दिया गया। तो अगर आप इस तरह तैयारी कर रहे हैं, इस तरह से पढ़ रहे हैं, इस तरह चीज़ों को समझ रहे हैं, तो कोई भी एग्जाम आपके लिए कठिन नहीं होगा, क्रैक करना एकदम आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर चुके होंगे। लास्ट मिनट में आप करंट अफेयर्स को रिवाइजन कर रहे होंगे और भी चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे। तो ये सीरीज़, ये वीडियो, बहुत सारे चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा घंटी की बटन को जरूर दबाएं, जिससे हम ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। फ्रेंड्स एक बार फिर से उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल पर दोबारा लौटेंगे और ऐसे ही वीडियोस की प्राप्ति करते रहेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी में एक धार आती रहेगी और आप अपने तैयारी को मजबूत बनाते रहेंगे, परीक्षाओं में सफल होंगे। हम इसी शुभकामनाओं के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।